नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के चलते अभी जंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हज के चलते सऊदी जंग नहीं चाहता। वहीं यूएई को पता है कि जंग में सबसे ज्यादा तबाही उसे ही देखनी पड़ेगी। वैसे माना यह भी जा रहा है कि जंग टली है, इसका खतरा पूरी तरह से नहीं गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईरान के लिए जंग उसके स्वाभिमान का मुद्दा बन गई है। अगर वो अमेरिका की शर्तों पर डील करेगा तो इसे ईरान का सरेंडर माना जाएगा और इसीलिए ईरान जंग के लिए तैयार हो चुका है। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं होती है तब अमेरिका और ईरान में होगी जंग। वैसे ट्रंप की जो शर्तें हैं उन्हें मानने के लिए ईरान ना तो पहले तैयार था और ना ही अब तैयार हो रहा है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्यूबा पर हमले की तैयारी में अमेरिका, कैरिबियन क्षेत्र में की यूएसएस निमित्ज की तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कब्जे की कही है बात, क्यूबा का जवाब होगा रक्तपात। रूसी मिसाइल में मिला परमाणु रेडिएशन, यूक्रेन ने जारी की चेतावनी। रूस ने की न्यूक्लियर ड्रिल, जवाब में अमेरिका ने भी दागी मिसाइल, सेना भी भेजने का किया ऐलान। चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में अमेरिका, सैन्य नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए नया बिल पेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के बाद उठाया कदम। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की ऐसी जगहें जहां पानी नहीं आग बरसती है। इंसानों के लिए एक पल भी टिकना होगा मुश्किल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में सियासी घमासान जारी। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप को रोकने वाला प्रस्ताव टला। प्रस्ताव पास होने के डर से रिपब्लिकन्स ने टाली वोटिंग। गजा फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं को इजरायल ने किया निर्वासित। कार्यकर्ताओं के हाथ बंधे वीडियो पर बवाल के बाद किया फैसला। यूएन में हमास को निरस्त करने की मांग तेज। अवैध प्रवासियों पर अमेरिका सख्त, अब बिना दस्तावेज अमेरिकी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होगी मुश्किल। नए आदेश से बढ़ी मेक्सिको की चिंता, राष्ट्रपति शिनबाम ने जताई चिंता। शेख हसीना को वापस चाहते हैं, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने दिया बड़ा बयान। सीए और एनआरसी को बताया भारत का अंदरूनी मामला। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर पेंच फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 4 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान को भेजा गया है। वहीं ईरान ने भी 14 पॉइंटों वाला प्रस्ताव अमेरिका को दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं की तो फिर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का भी जवाब आया है, जिसमें उसने कहा है कि इस बार जंग का दायरा सीमित नहीं होगा। हमले वहां होंगे जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की है। वैसे पश्चिम एशिया का इतिहास गवाह है कि यहां युद्ध कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, सिर्फ विराम लेता है। और इस बार भी सीज फायर चल रहा है, लेकिन हालात ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दांव पर सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि परमाणु शक्ति, तेल सप्लाई और सुपर पावर की प्रतिष्ठा भी है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा हुआ है कि अमेरिका ईरान को धमकियां तो बहुत दे रहा है, लेकिन क्या ट्रंप ईरान को डील के लिए मजबूर कर पाएंगे, या फिर पश्चिम एशिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें हैं, अगर उन पर ईरान समझौता करता है तब उसे ईरान का सरेंडर माना जाएगा। ऐसे में हम पहले अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करते हैं कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहला है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं कर देता, तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। और युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को डील करनी होगी, नहीं तो उस पर बड़ा हमला किया जाएगा। ऐसे में अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर देता है या हॉर्मुज से अपने दावे को वापस ले लेता है, जैसा कि अमेरिका की डील की मुख्य शर्त है, फिर तो इसे ईरान का सरेंडर ही माना जाएगा। और इसीलिए ईरान ने साफ कह दिया है कि इन शर्तों पर कोई डील नहीं हो पाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने कहा है
कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के अंदर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा और ना ही हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेंगे। यानी अमेरिका परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। वैसे ईरान ने भी अमेरिका को बातचीत का एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। ये जंग लेबनान समेत सभी मोर्चों पर खत्म होनी चाहिए। अमेरिका धीरे धीरे ईरान के फ्रीज किए गए पैसे वापस करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखा जाए, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसकी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के फ्रीज किए गए एसेट्स रिलीज किए जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री डकैती बंद हो, ईरानी जहाजों पर होने वाले हमले बंद हो, अमेरिका अपनी नाकाबंदी को पूरी तरह से हटाए। खामनेई का बयान और ईरान की शर्तों से साफ है कि वो अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं करेगा और यही कारण है कि ईरान ने जंग की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा तैयार कर लिया है और वो जल्दी ही अपनी पुरानी क्षमता हासिल करने के करीब पहुंच गया है। CNN की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि ईरान को अभी भी चीन और रूस से भरपूर मदद मिल रही है। चीन अब भी ईरान को ऐसे पार्ट्स दे रहा है जिनका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नीति उसके गले की फांस बन गई है। ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर इतनी बड़ी संख्या में दाग दिए कि पेंटागन के पास अब मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे हैं। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नौसैनिक जहाजों से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर भी लॉन्च किए गए। और खास बात यह है कि इजराइल ने खुद अपनी रक्षा में इतनी मिसाइलें नहीं दागी जितनी कि अमेरिका की तरफ से दाग दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास अब शायद करीब 200 थार्ड इंटरसेप्टर ही बचे हैं और उनकी उत्पादन क्षमता इतनी तेज नहीं है कि जल्दी से स्टॉक फिर भर सके। यानी अमेरिका और इजराइल मुसीबत में है और जंग का खतरा टलता नहीं दिख रहा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे क्यूबा की घेराबंदी में जुटे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर कब्जे की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि ईरान जंग खत्म होते ही क्यूबा में उनका अभियान शुरू हो जाएगा और अब वो होता भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान में बातचीत की चर्चाओं के बीच क्यूबा के पास अमेरिकी घेराबंदी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर पहले ही क्यूबा की एनर्जी सप्लाई काट दी गई थी, जिससे देश में गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया। इसके बावजूद जब क्यूबा नहीं झुका तो अब अमेरिका की तरफ से इस क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को पूरे कैरियर ग्रुप के साथ तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह तैनाती उसी बेड़े की तरह है जिसे उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करने से पहले वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए चारों तरफ तैनात किया था। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब क्यूबा के साथ अमेरिका बातचीत की भी कोशिशों में जुटा हुआ है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने क्यूबा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने क्यूबा के शक्तिशाली कास्त्रो परिवार के सदस्य राउल गुइलेर्मी रोड्रिगेज कास्त्रो के साथ ही गृह मंत्री लाजारो अल्वारेज कासास और क्यूबा की खुफिया सेवाओं के प्रमुख के साथ बातचीत की। लेकिन ट्रंप की धमकियां और अमेरिकी अधिकारियों के दौरे क्यूबा को अमेरिका के एक तरफा फैसले मानने पर मजबूर नहीं कर पाए। उल्टा क्यूबा ईरान की राह पर चल पड़ा है। क्यूबन राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने तो साफ चेतावनी ही दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो रक्तपात हो जाएगा, यानी वो बिना लड़े सरेंडर नहीं करेंगे। इसके लिए क्यूबा की जनता को भी तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी क्यूबा भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ट्रंप के तेवरों से साफ है कि जल्दी ही अमेरिका की तरफ से क्यूबा पर बड़ा हमला हो सकता है। अब उन्होंने एक बार फिर क्यूबा पर दबाव बनाते हुए बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि क्यूबा एक नाकाम देश है और ये बात हर कोई जानता है। वहां बिजली नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है और खाने पीने की चीजों की भी भारी कमी है। अमेरिका क्यूबा के लोगों और वहां से आकर अमेरिका में बसे लोगों की मदद करना चाहता है। पिछले कई अमेरिकी राष्ट्रपति 50 से 60 सालों से क्यूबा को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने पर विचार करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह काम शायद मैं ही करूंगा। हालांकि उन्होंने इस पर अमेरिका के आगे की रणनीति के बारे में कोई बात नहीं की।
इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज की दक्षिणी कैरिबियन क्षेत्र में पहुंचने का क्या महत्व है। क्या अमेरिकी सेना क्यूबा पर कार्रवाई करने वाली है? लेकिन मौजूदा हालात जंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वैसे ट्रंप की तरफ से क्यूबा पर हमले के सवालों का जवाब न देने के पीछे की बड़ी वजह ईरान को ही बताया जा रहा है। जिस तरह ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलकर अमेरिका बुरी तरह फंस गया है, अब ना तो वो जंग खत्म ही कर पा रहा है और ना ही उसे जीत पा रहा है। ऐसे में ट्रंप को यहां भी इस बात का डर है कि क्यूबा में कहीं वही हाल ना हो जाए, इसीलिए हमले के सवाल पर वो खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे। बहरहाल क्यूबा और अमेरिका के बीच जंग होगी, वहां यूएसएस निमित्ज की तैनाती क्यों की गई है, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़ती आक्रामकता की। तो दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ताजा हमलों की बात करें तो यूक्रेन का दावा है कि उसने देश के कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्र में 2 हमलों में दर्जनों रूसियों को मार गिराया है, जबकि कीव ने मॉस्को के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है। और अब इस जंग में नेटो की सक्रियता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। रूस के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। उसकी तरफ से यूरोपीय देश पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया गया है, जो पहले से ही रूसी ड्रोन घुसपैठ को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इससे पहले अमेरिका ने यूरोप से सैनिक हटाने का ऐलान किया था। जर्मनी से तो 5000 सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब अमेरिका की ये बढ़ती सैन्य मौजूदगी रूस पर दबाव की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी मिसाइल के मलबे में खतरनाक रेडिएशन मिला है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया कि अप्रैल में मिले एक R-60 मिसाइल के मलबे में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के निशान पाए गए। घटनास्थल पर गामा रेडिएशन 12 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य स्तर से ज्यादा बताया गया। गौरतलब है कि माइक्रोसीवर्ट मानव शरीर से सोखे जाने वाले रेडिएशन को नापने की यूनिट होती है। यूक्रेन ने कहा है कि मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाकर रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज साइट भेजा गया है और लोगों को ड्रोन या मिसाइल के मलबे से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रूस इन मिसाइलों में कोई घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि इसका प्रभावित क्षेत्रों में वहां रहने वाले लोगों पर कितना घातक असर पड़ सकता है। ये सवाल इसलिए और भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि बीते दिन ही रूस ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 64,000 सैनिक शामिल हुए। रूस ने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस दौरान रूस ने मिग-31 पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन और अन्य रणनीतिक सिस्टम की भी ताकत दिखाई। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस न्यूक्लियर हथियारों को हमेशा आखिरी विकल्प मानता है, लेकिन दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच उसकी न्यूक्लियर ट्रायड रूस और बेलारूस की संप्रभुता की गारंटी बनी रहेगी। रूस के इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद अमेरिका ने भी मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर वो युद्ध विराम कराने में सफल नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर हमले के लिए भी तैयार है। मौजूदा हालात में रूस और यूक्रेन युद्ध और भी खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन के दौरे से लौटे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर जितनी उम्मीदें थी उन सब पर पानी फिर गया। ट्रंप की कोशिश थी कि चीन के साथ समन्वय बना लिया जाए, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो या ईरान जंग, लेकिन चीन ने ट्रंप को खाली हाथ लौटा दिया। ना कोई समझौता हुआ और ना ही कोई सहमति बन पाई। उल्टे चीन ने ट्रंप को ताइवान के मुद्दे पर धमका दिया कि अमेरिका को इससे दूरी बना लेनी चाहिए। चीन के इस दौरे को लेकर ट्रंप की काफी किरकिरी हुई और अब वो चीन से बदले के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक मंच पर अमेरिका को चुनौती देने वाले चीन की शक्तियां कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश किया है। रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस स्टेफानिक ने सीसीपी सैंक्शन शॉर्ट क्लॉक एक्ट नाम का एक विधेयक पेश किया है।
इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों और उन चीनी कंपनियों के खिलाफ 1 साल के अंदर कार्रवाई करनी होगी जिन्हें अमेरिकी सरकार सुरक्षा के लिहाज से खतरा मानती है। ऐसी संदिग्ध चीनी संस्थाओं को ट्रेजरी विभाग की नॉन एसडीएन चीनी सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कंपनियों की सूची में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। ये मूल रूप से वो कंपनियां हैं जो चीन की सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में मदद करती हैं, जो मौजूदा वक्त में चीन की प्राथमिकताओं में शामिल है, चाहे वो ताइवान पर हमले की तैयारी हो या वैश्विक स्तर पर अपनी सुरक्षा मजबूत करने का सवाल। लेकिन अब जिस तरह सीनेटर रिक स्कॉट ने साफ शब्दों में कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य हितों के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को अमेरिका में कारोबार करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कम्युनिस्ट चीन हमारा दुश्मन है और अब उसी के मुताबिक सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। इससे साफ है कि अमेरिका चीन का सैन्य नेटवर्क तोड़ना चाहता है। एक तरफ कार्रवाई की मांग उठ ही रही थी कि इस बीच 7 चीनी अधिकारियों पर एक्शन की भी खबर सामने आ गई है। कैलिफोर्निया में दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंटेनर कंपनियों के साथ ही 7 चीनी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग का आरोप है कि ये कोविड महामारी के वक्त शिपिंग कंटेनरों के उत्पादन को सीमित करने, कीमतें तय करने की साजिश में शामिल थे। लेकिन इस कार्रवाई की टाइमिंग ने अमेरिका की चीन के खिलाफ नीतियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह भी है कि आने वाले वक्त में क्या दोनों देश आमने सामने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी जगहों की जहां आसमान से आग बरसती है। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान में गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से सीधे अंगारे बरस रहे हों। 40 से 45 डिग्री के तापमान में लोगों का बुरा हाल है। एसी, कूलर सब जवाब दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाए तो क्या होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि वहां कोई भी इंसान एक पल भी न टिक पाए। तो आइए आज आपको ऐसी 5 जगहों पर लेकर चलते हैं जहां आसमान से सीधे आग बरसती है। और इसमें पहला नाम है अमेरिका की डेथ वैली का। तो अमेरिका की इस जगह का नाम ही डेथ वैली यानी मौत की घाटी है। इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह माना जाता है। यहाँ एक बार तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और हद तो तब हो गई जब 1972 में यहाँ की जमीन का तापमान 93 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। इसके बाद अब दूसरा नाम आता है केबिली का, जो अफ्रीका के ट्यूनीशिया देश में स्थित है। अफ्रीका के इस शहर का रिकॉर्ड 55 डिग्री सेल्सियस का रहा है, लेकिन इस जगह की कहानी बेहद अनोखी है। गर्मियों में जहां यह शहर भट्टी की तरह 50 डिग्री पर उबलता है, वहीं सर्दियों की रात में यहां बर्फ जमाने वाली -5 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड पड़ती है। इसके बाद नाम आता है ईरान के अहवाज का। तो ईरान के शहर में जब 54 डिग्री की गर्मी के बीच रेतीले तूफान और धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो घर से बाहर कदम रखना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। अब बात करें कुवैत के मित्रीबाह की, तो कुवैत के इस इलाके में 2016 में लगभग 54 डिग्री सेल्सियस का पारा मापा गया था। यहाँ इतनी तेज और चुभने वाली धूप पड़ती है कि अगर आप थोड़ी देर भी बाहर रह गए तो आपकी त्वचा सच में झुलस जाएगी और आप शायद बेहोश भी हो जाएं। और अब बात करें इजराइल के तिरत स्वी की, तो इजराइल की जगह पर 1942 में 54 डिग्री पारा दर्ज हुआ था। यहाँ इतनी भयानक गर्मी रहती है कि लोग यहाँ बसना ही नहीं चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे इलाके में मुश्किल से 1000 लोग ही रहते हैं। तो इस तपते मौसम में जब अगली बार आप अपने घर या दफ्तर से बाहर निकले तो एक बार इन जगहों को जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है इनके आगे आपको अपने शहर की गर्मी थोड़ी कम लगने लगे। हालांकि ये गर्मी भी कम नहीं है, इसलिए चेहरा ढककर, भरपूर पानी पीकर और तमाम एहतियात बरतकर ही बाहर निकले। फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।